हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आरो यारो लोअर पीसीएस आप जीएस के लिए प्रोग्रेटिव सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कूका विद्रोह का दमन करने वाला गवर्नर क्या नॉर्थब्रुक था? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कूका विद्रोह था, इसको नामधारी सिख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन को या कूका विद्रोह को नामधारी सिख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका अंग्रेजों को भगाना चाहते थे और पंजाब पर सिख संप्रभुता को बहाल करना चाहते थे, है ना? और ये जो है सफेद वस्त्र पहन करके, है ना, ये सफेद वस्त्र जो है पहनते थे, ठीक है ना, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। प्रारंभ में कूका आंदोलन शुरू हुआ था, कूका आंदोलन कई चरणों में शुरू हुआ। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा पश्चिमी पंजाब में किया गया था, ठीक है ना। भगत जवाहरलाल को सियान साहब भी कहते थे। फिर आगे चल करके इस आंदोलन से कौन जुड़ जाता है? इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं हमारे राम सिंह कूका। इस आंदोलन से कौन जुड़ जाते हैं? हमारे बाबा राम सिंह कूका जुड़ जाते हैं हमारा। और फिर बाबा राम सिंह और अंग्रेजों की भिड़ंत होती है और नॉर्थब्रुक के काल में, है ना, बाबा राम सिंह को गिरफ्तार करके 1872 में रंगून भेज दिया जाता है। तो अगर मान लो कभी देते कूका आंदोलन की तिथि 1871-72 तो भी ठीक मानेंगे, है ना। 1871-72 तो भी ठीक मानेंगे। और कूका आंदोलन की प्रारंभिक शुरुआत 1840 में हुई थी, वो भी आप सही मानेंगे। दोनों को आपको सही मानना है हमारा, ठीक है ना। 71-72 भी ठीक मानना है। बाकी आपको पता है जो कूका विद्रोह था, कूका विद्रोह में जो है ये किसके समर्थक थे हमारे? कूका विद्रोह एक तो सिखों में कुछ सुधारों के समर्थक थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देते थे, है ना, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देते थे, मांस नशीली दवाओं और देसी शराब से परहेज की बात करते थे, है ना, और ब्रिटिशों के विरुद्ध असहयोग और सविनय अवज्ञा की नीति चुनी थी इन लोगों ने। कूकाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग और सविनय अवज्ञा की नीति भी चुनी थी, है ना। ये सिख संप्रभुता को बहाल करने के लिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। कौन? ये कूका हमारे। कौन हमारे? ये कूका हमारे। और तो इस अगर सवाल पूछेगा कि बताइए कूका आंदोलन के प्रारंभ का श्रेय किसको दिया था, तो 1840 में भगत जवाहरमल, जिनको सियान साहब कहते हैं, और एक बंदा था बाबा बालक सिंह। क्या नाम था? बाबा बालक सिंह, उसको भी दिया जाता है। तो भगत जवाहरमल और बाबा बालक सिंह के बाद कौन जुड़ गया था इस आंदोलन से? वो जुड़ गए थे हमारे राम सिंह कूका। राम सिंह कूका 1871-72 में जो है नॉर्थब्रुक जो है इनको गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज देता है और कूका विद्रोह का दमन कर देता है। कूका विद्रोह का दमन कर देता है। अकाल की जांच हेतु लॉयल आयोग का गठन। अच्छा, एक और याद रखना, कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 19 के मध्य में। कुकी विद्रोह मणिपुर की जनजाति द्वारा, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था 1917 और 19 के मध्य में हमारा। और एक जयंतिया विद्रोह था 1860 से 63 के बीच में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ था। तो मान लो अगर कूका विद्रोह की तारीख 1871-72 तो भी ठीक है, 1870-72 देते हैं तो भी ठीक बताएंगे आप, तो भी ठीक ही मानेंगे कूका विद्रोह की तिथि, है ना। प्रारंभिक शुरुआत 1840 में हुई थी हमारी, वो भी आप ठीक मानेंगे, ठीक है। तो ठीक आगे देखते हैं, अकाल की जांच है तो लॉयल आयोग का गठन एल्गिन द्वितीय के काल में हुआ था। तो गवर्नर कौन थे हमारे? एल्गिन द्वितीय थे हमारे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर सवाल पूछेगा भारत का पहला अकाल आयोग कौन था, तो 1878 से 80 के मध्य में एक अकाल आयोग बनाया गया था, है ना, जिसका नाम क्या था? स्टेची आयोग। क्या नाम था? स्टेची आयोग, ठीक है ना। इसी स्टेची आयोग ने पहली बार अकाल संहिता तैयार की थी। अकाल निवारण के उपाय इस संहिता में दिए गए थे। तो अकाल संहिता तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्टेची आयोग, जिसे पहला भारत का पहला अकाल आयोग भी कहा जाता है, जो 1878 से 80 के मध्य में बनाया गया था। फिर दूसरा अकाल आयोग बना था जिसने सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की थी, जिसने सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की थी। और दूसरे अकाल आयोग का नाम क्या था? जेम्स लॉयल के अध्यक्षता में गठित हुआ था लॉयल आयोग। जेम्स लॉयल के अध्यक्षता में गठित था लॉयल आयोग और गवर्नर कौन था? एल्गिन द्वितीय। और सन 1900 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, है ना, गवर्नर कर्जन के काल में एक और अकाल आयोग गठित हुआ था। इसके अलावा 1943 में जो बंगाल अकाल पड़ा था, तो बंगाल अकाल की जांच के लिए 1943 के बंगाल अकाल की जांच के लिए 1944 में एक अकाल जांच आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम क्या था? वुड हेड आयोग।
इसका नाम क्या था? वुडहेड आयोग। इसे अकाल जांच आयोग के रूप में भी जाना जाता है। और जब बंगाल अकाल आयोग पड़ा था, जब बंगाल अकाल पड़ा था 1943 वाला, उस समय हमने चावल को कहां से मंगवाया था? बर्मा से मंगवाया था हमारा। तो अगर पूछेगा ब्रिटिश शासन के तहत किस आयोग ने पहली बार अकाल संहिता तैयार की थी, तो आंसर आएगा क्या? स्टैची आयोग हमारा, स्टैची आयोग हमारा। ठीक है ना? फिर वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किया है, ये भी गलत है आपका, ये गलत है आपका। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? एल्गिन प्रथम ने किया था। वहाबी आंदोलन का दमन एल्गिन प्रथम ने किया था। वहाबी आंदोलन 19वीं शताब्दी में पहले तो ये पंजाब के सिखों के खिलाफ शुरू हुआ, और फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ। और वहाबी आंदोलन किसकी शिक्षाओं से प्रेरित था? तो अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं से प्रेरित था, और दिल्ली के संत थे शाह वली उल्लाह, इनकी शिक्षाओं से प्रेरित था। कौन? वहाबी आंदोलन। ठीक है ना? और वहाबी आंदोलन के नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। अच्छा, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दार उल इस्लाम की स्थापना करना, दार उल इस्लाम की स्थापना करना हमारा। ठीक है ना? तो वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो वहाबी आंदोलन के हमारे नेता थे, इनका नाम क्या था? सैयद हसन बरेलवी, सैयद हसन बरेलवी। तो सैयद हसन नहीं, सैयद अहमद बरेलवी। और सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य टीटू मीर वहाबी, वो भी इस आंदोलन से जुड़े थे। टीटू मीर वहाबी, वो भी इस आंदोलन से हमारे जुड़े हुए थे। ठीक है ना? और वहाबी आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो वहाबी आंदोलन मुख्य रूप से बिहार के पटना के आसपास हुआ था। पटना बिहार के आसपास के क्षेत्रों में वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना? और वहाबी आंदोलन के तहत होता क्या था? वहाबी आंदोलन के तहत जो है ब्रिटिशों ने क्या किया था? वहाबियों को गद्दार और विद्रोही करार दिया था, और वहाबियों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चलाने शुरू कर दिए थे हमारे। और 1870 के बाद 1870 तक लगभग लगभग इस आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया जाता था। और वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1820 में। 1820 में इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। किसकी? वहाबी आंदोलन की हमारा। तो ये भी आपको बात याद रखने वाली है वहाबी आंदोलन से। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लेब्राडोर सागर, भूमध्य सागर, सॉरगैसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर। क्या ये अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं? तो बिल्कुल बात ठीक है। ये तीनों, ये सारे के सारे सागर किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर के। इनके अलावा कैरिबियन सागर, वो भी अटलांटिक महासागर का भाग है ना? कैरिबियन सागर हमारा, वो भी किसका भाग माना जाता है? अटलांटिक महासागर का ही जो है भाग माना जाता है। फिर आता है इरमिंगर, तो पहला वाला तो ठीक लग रहा है। इरमिंगर, अच्छा, जो सारगेसो सागर है, इसकी कोई भी सीमा किसी जमीनी खंड से नहीं लगती है, भूखंड से नहीं लगती है। इरमिंगर गर्म जलधारा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ना कि दक्षिण अटलांटिक में, तो ये गलत हो गया। पहली बात तो इरमिंगर कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और कहाँ बहती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ओनेगा झील रूस में स्थित है, बात बिल्कुल ठीक है। और मराकाइबो झील, मराकाइबो झील कहाँ पर है? मराकाइबो झील आपका वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगीत राज नामक ग्रंथ राणा कुंभा का है? क्या संगीत राज नामक ग्रंथ राणा कुंभा का है? तो आप बताएंगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? संगीत राज नामक ग्रंथ राणा कुंभा का ही है। इसके अलावा संगीत मीमांसा नामक ग्रंथ, वो भी राणा कुंभा का है। और राणा कुंभा ने मालवा का एक सुल्तान था जिसका नाम था महमूद खिलजी, इसको सर्वाधिक बार परास्त किया। और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की सेना को पराजित करने के बाद, और गुजरात की सेनाओं को पराजित करने के बाद, है ना, महाराणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ के किले के भीतर। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले के भीतर विजय स्तंभ किसने गड़वाया था? तो गड़वाया था हमारा राणा कुंभा ने। ठीक है ना? और ये 9 मंजिला स्तंभ है, विजय स्तंभ हमारा। 1448 के आसपास जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा सारंगपुर की लड़ाई हुई थी 1437 में, और सारंगपुर की लड़ाई में ही जो है मालवा के राजा महमूद खिलजी को, है ना, इसने हराया था, महाराणा कुंभा ने जो है हराया था। ठीक है ना? तो संगीत राज और संगीत मीमांसा दोनों
प्रसिद्ध संगीत पर लिखे गए ग्रंथ हैं किसके? राणा कुंभा के हमारा। तो चित्तौड़ में विजय का स्तंभ या कृति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा द्वारा। और एक आपका कीर्ति स्तंभ है। अच्छा, जो जो आपका विजय स्तंभ है 22 मीटर ऊंचा है और सोलंकी वास्तुकला शैली में इसका निर्माण किया गया है विजय स्तंभ का। और एक हमारा है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ भी जो है चित्तौड़गढ़ किले के भीतर है ना। और कीर्ति स्तंभ जैन धर्म का महिमा मंडन करता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी जिसका नाम था जीजाजी भगरेवाला द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कीर्ति स्तंभ का। और कीर्ति स्तंभ में 7 मंजिलें हैं। कीर्ति स्तंभ में 7 मंजिलें हैं हमारी। और कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो पहले जैन, है ना, पहले जैन विद्वान जिनका नाम क्या था? आदिनाथ या ऋषभ देव, उनको समर्पित है। ठीक है ना। कौन सा? कीर्ति स्तंभ हमारा। क्लियर है बात यहां तक? तो जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाला किस जैन तीर्थंकर को समर्पित माना जाता है हमारा? तो आप बताएंगे किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा ऋषभ देव को माना जाता है। इसके अलावा जो हमारा राणा कुंभा था, ये वीणा बजाने में निपुण था। और राणा कुंभा को अभिनव भारत आचार्य की उपाधि मिली थी, दान गुरु की उपाधि मिली थी, हल गुरु की उपाधि मिली थी। ये उपाधियां जो है इसकी मानी जाती हैं। और महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए कुंभलगढ़ का किला बनवाया था। तो कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था। तो वीणा नामक वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे कौन? राणा कुंभा हमारा। तो ये भी एक बात याद रखने वाली, इनसे याद रखिएगा। पहला तो ठीक लग रहा है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, बिल्कुल ठीक है। सेन वंश के अंतिम राजा थे लक्ष्मण सेन, इनके दरबार में कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। चारुदत्तम और उरुभंग नामक रचनाएं महाकवि भास की है हमारी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। महाकवि भास की रचना कौन सी है हमारी? तो आपकी चारुदत्तम है, उरुभंग है, ये सब किसकी रचना है? महाकवि भास की रचनाएं जो है। तो चतुष्टिका, तो ये भी ठीक है। चतुष्टिका नामक रचना असंग की नहीं है। चतुष्टिका नामक जो रचना है आपकी, वो मानी जाती है आर्यदेव की, है ना। वो मानी जाती है आर्यदेव की मानी जाती है। ठीक है ना। योगाचर नामक रचना असंग की है। योगाचर नामक रचना किसकी है? असंग की मानी जाती है हमारी। ठीक है ना। योगाचर नामक रचना जो है असंग की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, और बताना है इसमें बताना है कितने विकल्प सही हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बात की, तो बिल्कुल बात ठीक है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 269 बताता है कि अनुच्छेद 269 में, है ना, जो टैक्स आएंगे उनको संघ सरकार लगाएगी, मतलब उद्ग्रहित करेगी, और वसूलेगी भी वही संघ सरकार, किंतु किसको सौंप देगी? राज्यों को सौंप देगी, राज्यों में वितरित कर देगी। ये 269 बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए शुल्कों से संबंधित है, लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने से जुड़ा है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये संविधान की भाषा है। इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? अनुच्छेद 268 क्या कहता है कि संघ कर लगाएगा, लेकिन उसको एकत्र या वसूल कौन करेगा? वो राज्य करेगा। उसको एकत्र या वसूल कौन करेंगे? राज्य करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा। ये भी बात ठीक है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता, अनुदान वो राशि जो वापस नहीं करनी पड़ती है। ये भी बात ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 275 बताता है। तो तीसरा भी ठीक है कथन। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 270 के अनुसार कृषि आय को छोड़कर आय पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है। फिर इस कर की शुद्ध आय का एक निश्चित प्रतिशत जो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वो राज्यों में बांट दिया जाता है या राज्यों को आवंटित कर दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो 270 क्या होता है? कृषि आय को छोड़कर, है ना, अन्य आय पर कर भारत सरकार लगाएगी भी और इकट्ठा भी करेगी। और फिर इस कर की शुद्ध आय की एक निश्चित प्रतिशत, और ये परसेंटेज डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, और उतना हिस्सा राज्यों में बांट दिया जाएगा। ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा अनुच्छेद नंबर 267 बताता है हमारा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसके कितने विकल्प सही हैं? तो इनमें से चार के चारों विकल्प सही माने जाते हैं।
ठीक है ना, इसमें हमारे चार के चारों विकल्प हमारे सही माने जाते हैं। क्लियर है, तो इसमें चार के चारों विकल्प सही है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, संविधान के भाग नंबर 12 में 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों से चर्चा की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आरबीआई की आय का मुख्य स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा आरबीआई की आय का मुख्य स्रोत नहीं, मतलब आरबीआई कैसे कैसे पैसा कमाती है, इसकी इनकम कैसे कहते होती है? तो एक है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के संचालन के लिए रखे जाने वाले सरकारी बॉन्ड पर ब्याज। ये बात बिल्कुल ठीक है, पैसे तो कमाती है। ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है आरबीआई हमारी सरकारी बॉन्डों को बेचती है ना, सरकारी बॉन्डों को क्या करती है? बेचती है हमारी, उससे आरबीआई को इनकम होती है। ठीक है ना। दूसरा, विदेशी मुद्रा संपत्तियों में निवेश से आय। बिल्कुल ठीक है, विदेशी मुद्रा संपत्तियों में निवेश करती है आरबीआई, उससे भी इसको आय होती है आरबीआई को। भारत सरकार को भुगतान किए गए लाभांश का निवल प्रतिधारित आय, इससे भी होती है। ठीक है ना, कुछ इसको लाभ मिलता है। बैंक के पास निजी समता अंशों पर लाभांश, इससे जो है लाभ आरबीआई को नहीं होता। इसके अलावा तो सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय करने से, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय से जो है रिजर्व बैंक को आय होती है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करेगी तो भी आय होगी। विदेशी मुद्रा, सेकंड लाइन का मतलब क्या? विदेशी मुद्रा संपत्तियों में निवेश से आय मिलेगी या विदेशी मुद्रा क्रय और विक्रय करने से आय मिलेगी। जैसे जब डॉलर जो है सस्ता होगा तो खरीद लेगी, और जब रुपया काफी गिर जाएगा तब उसको बेचेगी, है ना। तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय से भी आरबीआई को आय होती है। लेकिन पेंशन निधि के प्रबंधन से आरबीआई को कोई आय नहीं होती है। निजी कंपनियों को कोई ऋण दिया आरबीआई ने, उससे भी कोई आरबीआई को आय नहीं होती है। ठीक है ना। तो बैंक के पास निजी समता अंशों पर लाभांश, इससे भी कोई आय नहीं होती है। तो ये लाइनें आप हट लीजिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, है ना, संचालन के रखे गए सरकारी बॉन्ड पर जो ब्याज आता है उससे मिलती है आय। इसके अलावा जो सरकारी बॉन्ड होता है उसका जो क्रय विक्रय करती है आरबीआई, उससे भी आय होती है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करती है, उससे भी आय होती है। लेकिन पेंशन निधि का प्रबंधन करती है, उससे आय नहीं होती है। निजी कंपनियों को ऋण देना, इससे इस ऋण से भी कोई आय नहीं होती है हमारी। ठीक है ना, तो ये भी बात याद रखेंगे। इसका डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस के बीच में, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अकबर के हिंदू संगीत शिक्षक लाला कलावन थे, बिल्कुल ठीक है। अल गिजाली नामक राजकवि अकबर के दरबार में था। मुल्ला अल गिजाली नामक राजकवि अकबर के दरबार में ही था। अवंत सुंदरी नामक कथा भारवी ने लिखी है, तो गलत। अवंत सुंदरी नामक कथा लिखी किसने? दंडिन ने। तो आचार्य दंडिन द्वारा जो है, आचार्य दंडी द्वारा जो है इसको लिखा गया है। संस्कृत लेखक है आचार्य दंडी, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। और जो भारवी था वो पल्लव राजा सिंह विष्णु का दरबारी कवि था, वो भी संस्कृत विद्वान था हमारा। कौन? भारवी। ठीक है ना। हाँ, तो दंडी, अवंती सुंदरी कथा, है ना, और काव्यादर्श, ये सब की सब हमारी किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? दंडी की रचनाएं मानी जाती है हमारी। आचार्य दंडी की रचनाएं जो है मानी जाती है हमारी। ठीक है, तो अगर मान लो पूछे दंडी की रचनाएं बताओ तो क्या बताओगे? काव्यादर्श एक बताओगे आप, 10 कुमार चरितम बताओगे आप, और एक बताएंगे आप अवंत सुंदरी कथा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो इसका डी ऑप्शन गलत है, हालांकि छठे वाले का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।